हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? प्लीज ज्वाइन एवरीवन। टुडे वी स्टार्टिंग द न्यू लेक्चर दैट इज ऑल अबाउट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशंस। प्लीज ज्वाइन एवरीवन, जल्दी सभी लोग स्टार्ट कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन, मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। वेरी गुड इवनिंग पीयूष, वेरी गुड इवनिंग दिव्या, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग ऑनलाइन आ जाओ ताकि सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर दें। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात किया था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात किया था। उसके अलावा हम लोगों ने इन्फ्लेशन की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, माइजी इंडेक्स, फिलिप कर, कई सारी चीज़ों की कल हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग डब्ल्यू सीपीआई डेटा की भी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में वी हैव बेसिक टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें रेट बेस्ड बात करेंगे तो रेट बेस्ड टाइप है, रेट बेस्ड। तो मेरे पास मेनली चार पांच टाइप होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन, कुछ लोग इसको इन्फ्लेशन की स्टेजेस भी कहते हैं, स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग, TROTTING, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। थर्ड आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। फोर्थ आता है रनअवे इन्फ्लेशन। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन। कौन सा? हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड बात करेंगे, इंडिया की हम लोग बात करें तो 1 से 4% हमारा हो गया क्रीपिंग हो गया, 4 से 8 हमारा ट्रॉटिंग हो गया, 8 से 15 हमारा गैलोपिंग हो गया, 16 से अगर हम लोग बात करेंगे 35 या 36 तक की हमारा रनअवे हो गया, 35 से ऊपर हमारा क्या हो गया? हाइपर इन्फ्लेशन। इट टोटली डिपेंड ऑन द कंट्री टू कंट्री। अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे, जब हम लोग कहीं ना कहीं क्रीपिंग इन्फ्लेशन पर भी होते तब भी हमको लगता है कि इन्फ्लेशन रेट हमारे देश में बहुत ज्यादा है। तो इट टोटली डिपेंडिंग ऑन द कंट्री टू कंट्री। बट एक हम लोग एक स्टैंडर्ड हम लोग बात करें तो 1 से 4, कुछ लोग कुछ जगह क्रीपिंग को 1 से 5 भी कहते हैं, 5 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 40 और 40 से एवं। तो स्टैंडर्ड से टोटली हम लोग, अगर हम लोग बात इंडिया की कर रहे हैं तो विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन: क्रीपिंग, rotting, galloping, runaway inflation, and the next what we call hyperinflation. That is called type of inflation on the basis of rate. अगर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज, कॉस्ट बेस्ड तुमने बता ही दिया था आपको, है ना? कल एक बार दोबारा बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन वो रेट बेस्ड थे। कॉस्ट बेस की हम लोग बात करेंगे तो ये हमने कल बता दिया था आपको। कॉस्ट बेस कौन कौन से हैं? कॉस्ट बेस हमारे डिमांड पुल और कॉस्ट पुश
और स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल तो ये तो हमने आपको बता ही देता कि डिमांड पुल क्या होता है, मैं कॉजेस क्या होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के। कल हमने आई बीन ऑलरेडी टोल्ड यू कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया, राइजिंग पॉपुलेशन हो गई, इंक्रीज इन द ब्लैक मनी हो गई, चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न हो गया, राइज इन वेजेस हो गया, हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के हमारे कॉजेस होते हैं। भाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ जाते हैं हमारे, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस बढ़ गए। इंफ्रा बॉटल लेक की हम लोग बात की थी, फ्लक्चुएशंस ड्यू टू द साइक्लिकल एंड सीजनल रीजंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अगर कोई इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में जिसकी वजह से इन्फ्लेशन मार्केट में आता है, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेजर्स टू करेक्ट द इन्फ्लेशन, मेजर्स टू करेक्ट द इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल और टाइप कास्ट पुल बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे, कल हमने आपको पूरा जो लोग आज ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम टुडे, प्लीज कल वाला हमारा वीडियो देख लीजिए। मेजर्स में हमारे पास मॉनेटरी मेजर्स है कि मॉनेटरी मेजर्स मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। मॉनेटरी मेजर्स एंड फिजिकल मेजर्स। ठीक है, मॉनेटरी मेजर्स क्या होता है, पहले हम लोग मॉनेटरी मेजर्स की बात करेंगे। मॉनेटरी मेजर मतलब एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे। हमने मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी आपको पहले बता चुके हैं। मॉनेटरी मेजर्स में हमारे कौन कौन से होंगे बच्चों, देख लीजिए। इसमें हो गया डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी इसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन से कर कर भी हम लोग मार्केट से इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस या इरेडिकेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, हम लोग उसको कम कर सकते हैं। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल पता ही आपको कि जो रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर की हम लोग बात करते हैं। क्रेडिट कंट्रोल, अगर मार्केट में क्रेडिट्स कंट्रोल करेंगे, सस्ता लोन नहीं देंगे, रूल्स नेगोशिएशन ज्यादा लगा देंगे, उससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई घट जाएगी। थर्ड होता है इशू ऑफ न्यू करेंसी। जब आपको जरूरत है तो आप क्या करिए, मार्केट में करेंसी नया इशू कर दीजिए डिफ्लेशन में, और जब आपको इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो आपको इशू करेंसी इशू करने की जरूरत नहीं है। तो मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी मतलब मॉनेटरी मेजर्स की बात करेंगे तो वो दैट इज ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं। वही हम लोग अगर फिजिकल मेजर्स की बात करेंगे तो फिजिकल मेजर्स में हो गया इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करिए, बढ़ा दीजिए। इंक्रीज इन सेविंग्स, अगर लोग सेविंग ज्यादा करेंगे उससे क्या होगा, सेविंग ज्यादा करने से क्या होगा कि आपकी डिमांड कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, ज्यादा पैसा जमा कर दोगे तो यू आप वेरी फ्यू मनी विद यू। अगर पैसा कम होगा आपके पास तो आप क्या करेंगे, तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी, इससे मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। पब्लिक डेप्ट की बात करेंगे हम लोग। पब्लिक डेप्ट के बाद हम लोग बात करेंगे, कोशिश करिए सरप्लस बजट हम लोग मेंटेन कर पाए, सरप्लस बजट, और रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, अगर डायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे, ज्यादा कर देंगे, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। क्या होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आप क्या करेंगे, मार्केट में कम, आपकी पैसा कम होगा तो आपकी परचेसिंग पावर ही कम होगी, परचेसिंग पावर कम होगी मतलब डिमांड कम होगी। क्लियर, तो सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे। सब लोगों को आवाज आ रहा है ना मेरा? आर यू गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली? सबको आवाज आ रहा है? ठीक है, तो ये तो बात क्या था कि मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं, हमारे फिजिकल मेजर्स क्या होते हैं। हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन। अब हम लोग इन्फ्लेशन को मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन मेजरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इन्फ्लेशन मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स या सर्टेन ड्यूरेशंस की हम लोग बात करते हैं। तो एक होता है हमारा एनुअल, एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट।
एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट होता है हमारा कि जब हम लोग पूरे साल का एक साल में कितने वीक होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, पूरे 52 के 52 सप्ताह का हम लोग इन्फ्लेशन निकालेंगे, उसको एवरेज कर देंगे, उसको बोलते हैं एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट। तो इट इज एन एवरेज ऑफ 52 वीक्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट, 52 वीक्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट। तो हम लोग पूरे वीकली इन्फ्लेशन निकालेंगे, उसे 12 पूरे पूरे साल में 52 वीक्स हुए, उन 52 वीक्स का इन्फ्लेशन रेट काउंट करेंगे, उसको एवरेज निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन रेट, पॉइंट टू पॉइंट एनुअल इन्फ्लेशन रेट। अब पॉइंट टू पॉइंट एनुअल एवरेज रेट क्या होता है, या एनुअल इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट एनुअल इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग इट इज मेजर्ड, इसमें कैसे करते हैं, इट इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन द इन्फ्लेशन रेट बिटवीन ए पर्टिकुलर वीक ऑफ द लास्ट ईयर एंड द सेम वीक ऑफ द करंट ईयर। मतलब लास्ट ईयर का सेम वीक देखेंगे, जैसे भी नवंबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर का सेकेंड या थर्ड वीक चल रहा है, हाँ ठीक, थर्ड वीक चल रहा है, तो मतलब टोटल मिलाकर देखेंगे, अगर टोटल 52 वीक होते हैं तो अप्रोक्स 47 या 46 या 47 वीक चल रहा होगा, अभी 4-6 हफ्ते और रह गए पूरा इस साल खत्म होने में। तो लास्ट ईयर भी हम लोग देखेंगे 2020 में 46 वीक में इन्फ्लेशन रेट क्या थी। तो जो सप्ताह इस साल का चल रहा होगा, मान लीजिए 12वां चल रहा है या 13वां चल रहा है, 14, 15, 20, 25, 30th, whatever the week is going on in the current year, will try to match out with the previous year or existing year, उससे हम लोग इन्फ्लेशन मैच आउट करेंगे, उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट एनुअल इन्फ्लेशन रेट। कोई डाउट? पॉइंट टू पॉइंट एनुअल इन्फ्लेशन रेट में कोई डाउट बताइए? पॉइंट टू पॉइंट एनुअल इन्फ्लेशन रेट में कोई डाउट हो तो बताइए, एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। क्या आपको मॉनेटरी मेजर्स में, नॉन मॉनेटरी मेजर्स में अभी तक कोई डाउट हो बताइए आप। एनीबडी हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी, कोई डाउट तो किसी को बताइए। विशाखा मैम, आप, चारुल, दिव्या, क्या विशाखा, क्या करें इसको, कौन सा एक्सप्लेन करें? यस, एवरेज वीक और एवरेज ऑफ 52 वीक्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट। इसमें एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट हो गया, हमने नेक्स्ट बताया पॉइंट टू पॉइंट एनुअल इन्फ्लेशन रेट, मतलब जो इस साल का जो भी वीक चल रहा है, जो भी सप्ताह चल रहा है, विल ट्राई टू मैच आउट द प्राइस विद द प्रीवियस ईयर। तो लास्ट ईयर मान लीजिए कि 50th वीक में प्राइस क्या था, और इस ईयर 50th वीक में प्राइस क्या है। तो लास्ट ईयर मान लीजिए 10 रुपए था, इस बार 12 रुपए हो गया, इससे मतलब क्या हुआ, 20% इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट इन्फ्लेशन रेट। समझ गए विशाखा मैम? पॉइंट टू पॉइंट में हम लोग सेम वीक लेंगे, एक साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, तो जिस वीक चल रहा है उसी से हम लोग लास्ट ईयर वाले से तुलना का कंपैरिजन करेंगे, फिर विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द इंक्रीज और डिक्रीज। अगर डिक्रीज हो गया तो डिफ्लेशन हो गई, बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो गई। क्लियर है? ये हो गया इन्फ्लेशन मेजरमेंट। अब हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट बेस। ये हमारा क्या था, पर्टिकुलर पीरियड्स बेस की बात कर रहे थे। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट बेस। रेट बेस में क्या होता है, डब्ल्यूपीआई आपने सुना होगा, सीपीआई सुना होगा, उन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे रेट बेस में। Because the changes in the price of goods and services in the economy are calculated by using various prices indicates that such as WPI, CPI and SPI. तो prices में जो changes होते हैं, तो we have three major
इंडेक्सेस। तो एसपीआई अभी एसएस अभी भी ट्रायल में ही है, कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग इस पर ट्रायल कर रहे हैं, कोई एसएस कोई रेगुलेटेड नहीं है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी ट्राई टू फाइंड आउट द इन्फ्लेशन रेट इन द मार्केट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो भी ये प्राइसेस हम लोग काउंट करते हैं वो हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज बेस ईयर आपको पता होना चाहिए कि बेस ईयर के बेसिस पर भी हम लोग क्या करते हैं, प्राइसेस को काउंट करते हैं। क्लियर है? तो अब हम पहला बात करेंगे, कौन सा बात करेंगे, पहला डब्ल्यूपीआई की हम लोग बात करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्टिंग कि हम लोग यहाँ पे होलसेल कमोडिटीज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर बात करेंगे कि इंडेक्सेस टू मेजर द चेंजेस इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन द होलसेल मार्केट। मतलब वट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज विच वी आर ट्रेडिंग इन अ होलसेल मार्केट विल ट्राई टू फाइंड आउट द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ रिस्पेक्टिव कमोडिटीज, उसको बोलते हैं होलसेल प्राइसेस। और दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लोग कह रहे हैं डब्ल्यूपीआई को ही क्या बोलते हैं कि सेंट्रल मेजर मानते हैं इन्फ्लेशन को। कुछ लोग सीपीआई की बात करते हैं, कुछ लोग डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं। कंट्रीज लाइक कि इंडिया, यहाँ पे हम लोग डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों काउंट करते हैं, बट देयर आर एन नंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड, वो लोग सेंट्रल मेजर्स ऑफ द इन्फ्लेशन की लोग बात करते हैं, वो लोग डब्ल्यूपीआई के बेसिस पर ही क्या करते हैं, इन्फ्लेशन रेट को डिस्प्ले करते हैं। क्लियर? ये नोट करते सब याद रखिएगा, आपको नोट्स आज पूरा इन्फ्लेशन का नोट्स भेज देंगे। और एक चीज एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए कि इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूपीआई, इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूपीआई इज कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर कोई पूछता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, हेडलाइन HEADLINE, हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है कि इफ वी आर कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि डब्ल्यूपीआई कौन काउंट करता है, डीआईपीपी। डीआईपीपी क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशंस। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशंस। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशंस। क्लियर है? क्लियर यहां तक की? ठीक है, तो अभी जो बेस ईयर चल रहा है इसका क्या चल रहा है, 2011-12 है, 17-18 की बात कर रहे हैं अभी। 11-12 इज द बेस ईयर फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या चल रहा है, 11-12 चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि और बिफोर 2009 क्या होता था, 2009 से पहले वीकली हम लोग काउंट करते थे डब्ल्यूपीआई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर 2009 क्या हो गया कि मंथली काउंट करते हैं। मंथली काउंटिंग होता है डब्ल्यूपीआई का डाटा विद 1 मंथ टाइम लैग। 1 मंथ टाइम लैग मतलब हर अगले 1 महीना छोड़ के इसका डेटा आता है। ठीक है, तो बिफोर 2009 इट वाज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ वीकली, नाउ वी आर काउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ मंथली विद द 1 मंथ टाइम लैग। तो डब्ल्यूपीआई में समझ गए, अभी और बताएंगे डब्ल्यूपीआई में। डब्ल्यूपीआई में क्या क्या बताया कि जो ऐसे सारी गुड्स एंड सर्विसेज वट एवर द कमोडिटीज वी आर विच वी आर ट्रेडिंग इन द होलसेल मार्केट विच वी काउंट इन अ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और हमने बताया आपको कि बहुत सारी कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी सेंट्रल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इसको बोला जाता है। इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूपीआई इज कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द कंसर्न अथॉरिटीज।
for WPI 2011 and 12, the base year. Before 2009 weekly we used to count them, and now we are counting on the monthly. एक महीने में एक बार काउंट करते हैं with the 1 month time lag. इंपॉर्टेंट आगे आगे चीजें बताएं हम तो, ठीक है। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट? अब हम लोग 697 आइटम्स लेते हैं हम लोग। अर्लियर हम लोग 435 लेते थे, 697 हम लोग लेने लगे हैं आइटम्स। तो आउट ऑफ 697 अप्रॉक्स 102 हमारे प्राइमरी गुड्स होते हैं, बचे हुए 555 आइटम्स, 555 आइटम्स हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं। तो हमारे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं हम लोग, कॉमन 697 प्रोडक्ट्स आइटम्स लेते हैं, उनमें 102 हमारे प्राइमरी गुड्स होते हैं और 555 हमारे आइटम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं। उनके बेसिस पर हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। इससे हमारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर निकलती है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। मोर पूछते हैं कि मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर किससे निकलती है, तो मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन वी फाइंड आउट फ्रॉम द WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। किसकी कमेटी, कभी पूछ सकते हैं किसी कमेटी के बाद आया, अभिजीत सेन की कमेटी के बाद। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अभिजीत सेन वी स्टार्टेड काउंटिंग द WPI। अब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द WPI का सबसे मेजर लिमिटेशंस है कि इसमें हम लोग हेल्थ, IT, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। और उसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आ पाता। कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पर अभी भी एक बहुत बड़ा पार्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के द्वारा कवर किया जाता है, इन सच ए कंट्री। और हम लोग क्या करते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को कंप्लीट नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वी डोंट इंक्लूड द हेल्थ, IT एंड ट्रांसपोर्ट। WPI में इतना ही है। नेक्स्ट हो गया CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एनीबडी हैविंग एनी डाउट विद द WPI, प्लीज डू टेल मी। किसी को कोई डाउट तो बताइए। WPI में कोई डाउट हो जल्दी बताइए। We get the comprehensive picture with WPI when some sectors are not included. Yes, some sectors are not included because सर्विसेज की बात नहीं करते इसमें। मेनली होलसेल प्राइस इंडेक्सेस में हम लोग जो होलसेल कमोडिटीज में बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं। और अगर हम अभी CPI पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कई अलग अलग, लेबर्स के लिए अलग है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग है, एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए अलग है। बट WPI कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ मिलकर एक ही साथ निकालते हैं। वो एक लिमिटेशंस में इसलिए लिख दिया कि सर्विसेज को भी डज नॉट इंक्लूड इन WPI एंड द unorganized sectors को इंक्लूड नहीं करते। बट वी डोंट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ WPI, वी हैव ओनली वन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप्स ऑफ WPI एंड वी ट्राई टू मैक्सिमम गुड्स इन WPI, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव बोला जाता है। एज कंपेयर टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव।
WPI की CPI की तुलना में ये WPI मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। और CPI क्या होता है कि CPI इज ए मेजर एस्टिमेटिंग द CPI इज ए मेजर एस्टिमेटिंग द मेजर एस्टिमेटिंग द एवरेज प्राइस ऑफ average price of consumer goods, average price of consumer goods and services purchases by the services purchased by the households, जो इंडिविजुअल्स हम लोग जो सामान खरीदते हैं रिटेल में, उसके बेसिस पे जो प्राइस इंडेक्स निकालते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज होती हैं बिकॉज देयर इज ए न्यूमरस नंबर ऑफ डिस्पैरिटीज एंड डाइवर्सिटीज इन द कंजम्पशन बास्केट फॉर द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स। इसीलिए हम लोग क्या होता है कि जो सीपीआई होता है, हम लोग कई सारे तरीके से सीपीआई काउंट करने की बात करते हैं। मेनली वी हैव 7 टाइप्स ऑफ सीपीआई हम लोग, लेकिन 4 टाइप की सीपीआई की यहाँ पर काउंट करने आपको बताया जाएगा। तो there are numerous number of the disparities and disparities in the consumption basket for the different segment of the consumers। और इंडिया में अभी तक की कोई एक सिंगल ऐसा पैरामीटर्स इवॉल्व नहीं हुआ जिससे हम स्पेस पे, जैसे कि WPI कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, बट इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू इवॉल्व ए सिंगल और ए कॉम्प्रिहेंसिव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। So we have a 4 CPI. So we have a 4 CPI। 4 तरीके की हमको CPI है मेरे पास। पहला है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। कौन सा? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर पहला है, ठीक है। 4 अलग अलग टाइप का हमारे पास है। ठीक है, तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है 2001 हुआ करता था, ये नोट कर लीजिएगा, 2016 हो गया है। क्या हो गया है? 2016 हो गया। क्लियर है, ये याद रखिएगा आपको। सीपीआई बेस ईयर रिवाइज टू द 2016, 2020 में, ठीक है, तो रिवाइज हो चुका है, ये याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पूछने के लिए। बेस ईयर क्या है? 2016। यहां पर भी 1 मंथ फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब महीने के एक बार डेटा आता है, मंथली डेटा आता है। एंड टाइम लैग ऑफ 1 मंथ। टाइम लैग का मतलब है कि एक मंथ छोड़ के डेटा आता है, नेक्स्ट मंथ आएगा। टाइम लैग ऑफ आएगा हर मंथ का, लेकिन नेक्स्ट मंथ आएगा, अगले महीने में आएगा। टाइम लैग ऑफ 1 मंथ। यहां पर हम लोग मेनली क्या करते हैं सीपीआई में कि फोकसेस ऑन द गवर्नमेंट इंप्लॉइज की बात करते हैं। फोकसेस ऑन द गवर्नमेंट इंप्लॉइज, फोकसेस ऑन द गवर्नमेंट इंप्लॉइज other than banks and embassies, banks and embassies। ठीक है, तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर में 2016 बेस ईयर होगा, 1 मंथ फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम लेगा 1 मंथ हो गया। फोकस ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन बैंक एंड एम्बेसीज। अगर आपको याद होगा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज होते हैं उनका जो डियरनेस अलाउंसेस बढ़ता है वो इसी के बेसिस पे बढ़ता है ना, डीए जो हम लोग बोलते हैं ना, तो डीए भी इसी के बेसिस पे बढ़ता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि wages and salaries of the central government employees are revised on the basis of changes occurring in the index और the dearness allowances is the announced twice a year। हम लोग पता है कि डीए हम लोग साल में 2 बार अनाउंस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और we are increasing the dearness allowances of the central government employees on the basis of CPI industrial workers। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जब हम लोग पे कमीशन जो होते हैं, एक बार सैलरी हम लोग की एनुअल बढ़ती है, उसके अलावा आपको पता होगा कि पे कमीशन भी लगते हैं कि 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन। ठीक है, तो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, तो हम लोग पे कमीशन भी वी आर रिवाइजिंग द पे कमीशन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कॉल
WP ऑन द बेसिस ऑफ CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। याद रखिएगा पे कमीशन भी हम लोग कहीं ना कहीं CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेसिस पर रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। सीपीआई हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर समझ गए। 2016 is a base year, 1 month frequency, time lag of 1 month, focus on the government employees other than the bank employees and embassies, और पे और हम लोग के डियरनेस अलाउंसेस भी इसी के बेसिस पर इनके अनाउंस होते हैं, और पे कमीशंस भी इसी के बेसिस पर अनाउंस होते हैं। सेकंड हो गया हमारा सीपीआई अर्बन, सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, तो ऐसे नॉन मैनुअल मतलब जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, ठीक है, याद रखिएगा सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। उसमें कोई डाउट बताइए। ठीक है, सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज मतलब नॉन मैनुअल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। इसका बेस ईयर अभी भी देख लीजिए कब कितने सालों से चेंज, स्टिल भी हैव अ बेस ईयर 1984 85। ठीक है, मंथली कैलकुलेशन इसका भी होता है, बट 2 वीक टाइम लैग होता है। जैसे दोनों में 1 मंथ टाइम लगता है, यहाँ पे 2 वीक्स टाइम लैग है, याद रखिएगा। कैलकुलेशन जो होगा हमारा मंथली होगा, मंथली कैलकुलेशंस, डेटा मंथली आएगा, 1 मंथ मंथली कैलकुलेशंस, and 2 week is the time lags। क्लियर है ना, क्लियर। और इसका बहुत लिमिटेड यूज होता है यहाँ पर हम लोग, इट्स मेनली वी आर यूजिंग द सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज टू डिटरमाइनिंग द डियरनेस अलाउंसेस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। मतलब all those foreign companies which is operating in India, we just try to determine the dearness allowances of those respective employees. That is the only reasons we try to find out the CPI urban non-manual employees। ठीक है, इसको कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कौन इसको यूज करता है। यूज बाय द CSO, सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम लोग क्यों, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसका बहुत बहुत लिमिटेड इसका यूज है, मेनली भी यूजिंग फॉर द दोज कंपनी, दोज फॉरेन कंपनीज विच इज ऑपरेटिंग इन इंडिया, और उनके डियरनेस अलाउंसेस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सीपीआई नॉन अर्बन मैनुअल एम्प्लॉइज का यूज करते हैं। थर्ड हो गया हमारा सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर्स। कौन सा, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर्स, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स इधर थर्ड हो गया हमारा। ठीक है, यहां पर भी आप लोगों को कोई डाउट लगे तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स का बेस ईयर अभी भी बहुत दिनों से यही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। 1986 और 87 इज द बेस ईयर। यहां पर भी हमारा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबकी फ्रीक्वेंसी देखिए मंथली है, मंथली फ्रीक्वेंसी इसकी भी है। स्टार्टिंग में दोनों का 1 मंथ टाइम लगता, पिछले वाले का हमारा नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज का 2 वीक टाइम लगता है, यहाँ पर 3 वीक, मतलब 3 वीक के बाद डेटा आ जाता है। 3 वीक्स टाइम लैग्स। इसको कब यूज करते हैं, मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं मिनिमम वेजेस दो एग्रीकल्चर लेबर्स को इंक्रीज करने के लिए। मतलब अगर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स का निकालेंगे, अगर सीपीआई बढ़ गया, इसके मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में महंगाई बढ़ गई, तो वी हैव टू बी इंक्रीज द मिनिमम वेजेस। ठीक है, तो मेनली भी काय के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस, रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन डिफरेंट स्टेट। तो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, उनका मिनिमम वेजेस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का यूज करते हैं। लास्ट हमारा आ गया सीपीआई रूरल वर्कर, सीपीआई रूरल वर्कर।
ठीक है। तो सीपीआई रूरल वर्कर की बात करेंगे। रूरल वर्कर, रूरल इसमें 1983, देखिए कितने कितने दिनों से बेस ईयर चेंज ही नहीं हुआ है। 1983 इज द बेस ईयर। यहाँ पर भी हमारी मंथली फ्रीक्वेंसी है, महीने में एक बार डेटा आता है इसका, पूरे मंथ का एक बार डेटा कैलकुलेट करते हैं। मंथली फ्रीक्वेंसी विद द 3 वीक टाइम लैग्स। पिछले में भी हमारा एग्रीकल्चर लेबर में भी टाइम 3 मंथ वीक टाइम लगता, यहाँ पर भी विद विद 3 वीक टाइम लैग्स। ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? चारों सीपीआई में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की। किसकी बात करेंगे? कोर इन्फ्लेशन। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। किसी को कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी लोग को? रोशन, शिखा, सुनीता, यू, विशाखा मैम एंड आकृति, दिव्या, यू। चारू, यू, आप चारू मैम आप बताइए। चलो हम लोग आगे बात करते हैं बच्चा कि कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, बात करें कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन होता है कि जैसे कुछ चीजें होती है कि हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है। तो सी हम लोग जब सीपीआई कैलकुलेटेड यूजिंग द एक्सक्लूडिंग द एनर्जी एंड फ्यूल, मतलब फूड एंड फ्यूल को हटा के, 2F जिसको बोलते हैं, क्योंकि फूड एंड फ्यूल ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोल में नहीं है। फूड पूरा कहीं ना कहीं मानसून पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है। फ्यूल कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंडेंट है, और अदर्स डिपेंडेंट ऑन द अदर्स। तो इसकी मार्केट में मार्केट फोर्सेस की वजह से इसकी आपकी प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। ठीक है। जब सीपीआई, सॉरी, कोर इन्फ्लेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग। कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड द प्राइसेस ऑफ, नोट कर लीजिए, कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, बट एक्सक्लूड द एनर्जी एंड फूड आइटम। फूड और फ्यूल को छोड़ के जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं, सभी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करके जब इन्फ्लेशन रेट निकालते हैं, उसको हम लोग बच्चों कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। तो आप क्यों फूड और फ्यूल क्यों इंक्लूड नहीं करते? फूड में हो गया मानसून, कहीं मौसम खराब हुआ, उसके चक्कर में चीजें कॉस्टली हो जाती हैं। फ्यूल कि आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में कार्टेलाइजेशन का खेल चल रहा है ना, कार्टेलाइजेशन, जिसको हम लोग, जो ओपेक कंट्री है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्रीज, तो वो कहीं नहीं फिक्स प्राइस करती हैं। कहीं वॉर हो गया वहां पर, या कोई गल्फ पे कोई दिक्कत हो गई, मार्केट में डिमांड, मार्केट में सप्लाई कम हो गई क्रूड ऑयल की, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम फूड एंड फ्यूल, 2F जिसको बोलते हैं, बहुत सारे 2F भी लिखा होता है, 2F को छोड़ के वट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द आइटम्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी जो इन्फ्लेशन काउंट करते हैं उसको हम लोग सीआई या कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आया सर्विस प्राइस इंडेक्स, एसपीआई तो बोलते हैं, सर्विस प्राइस इंडेक्स। तो सर्विस प्राइस इंडेक्स है, तो अभी कोई ऐसा, देर इज नो इंडेक्स, अभी भी ट्रायल बेसिस पर, देर इज नो इंडेक्स टू मेजर द प्राइसेस चेंज इन द सर्विस सेक्टर्स। जैसे हम लोगों को पता है कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग की इकोनॉमी में कहां से आता है? सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है। स्टिल वी डोंट हैव एज सच एनी कोई इंडिकेटर्स नहीं है जिससे हम अपने देश में सर्विस सेक्टर्स की इन्फ्लेशन को काउंट कर सकें। इसी हम लोग एसपीआई की बात करते हैं, अभी भी एक ट्रायल पे चल रहा है कोई। ठीक है। रेगुलेटेड नहीं है। क्लियर है।
तो इसको भी रिकमेंडेड किसने किया था सर्विस प्राइस इंडेक्स को? रिकमेंडेड बाय द अभिजीत सेन। अभिजीत सेन ने इसको रिकमेंडेड किया था, ठीक है। जो हमारा देश में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, एनएससी, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड किसने किया था? अभिजीत सेन ने किया था। क्लियर। तो अभी ये भी कहीं ना कहीं अभी कोई पूछ लेता है ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है? एसपीआई इज स्टिल ऑन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। मतलब ये समझिए बहुत शॉकिंग सी बात है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग द India is a service sector based country. We are service sector is contributing approx 60% in the Indian economy. Still we don't have as such index, so we can accumulate and we can measure the inflation in a service sectors. ठीक है, तो एसबीआई का मेन काम यही है। क्लियर। तो यहाँ पे सभी मेनली जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं उन सभी को हम इसमें काउंट करेंगे, बट स्टिल इट्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज। So this is all about the today's lecture. If anyone is having any doubts, तो बताइए, कोई डाउट हो किसी को। किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए जरूर। प्लीज सब लोग रिप्लाई करो ताकि क्लास को खत्म कर दें। प्रॉब्ली बाय द टुडे इन्फ्लेशन इज, मतलब आज इन्फ्लेशन खत्म होगी तो हम लोग कल कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, once again thank you so much for joining बच्चे आप।